Good evening, students. We are following chapter number 4 of Geography, class 10th NCERT book, and have discussed various topics so far. And now I am going to explain the topic impact of globalization on agriculture. बच्चों, ये मैं 11th पार्ट आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूँ. इससे पहले 10 डिफरेंट पार्ट्स में मैंने आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है. 10th पार्ट में किसी कारण से वीडियो पॉज हो गया था और मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया. उसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ. और बच्चों, उसी 10th पार्ट को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस हेडिंग को, इस जो हमारा टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन. तो शुरू करते हैं. ये जो हमारा आपकी स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, एग्रीकल्चर पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा, नेगेटिव क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सब डिस्कस कर चुके हैं. अब लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना. ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है. इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन. कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है जब यूरोपीय शक्तियों ने भारत पर कब्जा किया, भारत को अपनी कॉलोनी बनाई, यानी ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ मैं. उस समय भी ग्लोबलाइजेशन था. कैसे था? इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया, एट दैट टाइम टू Indian spices were exported to different countries of the world and farmers of South India were encouraged to grow these crops. जब 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए, उस समय भी भारतीय मसालों को विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता था, यानी विभिन्न देशों में भेजा जाता था बेचने के लिए. ठीक है. और ख़ास तौर से दक्षिण भारत के जो किसान थे वो इसकी वजह से काफ़ी उत्साहित थे और वो इन मसालों की फसल बहुत बोते थे, क्योंकि उसमें उनको बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि ये मसाले जो हैं विदेशों में बेचे जाते थे. टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की डेट में भी, आज भी जो भारतीय मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं अलग अलग देशों में. ठीक है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अंग्रेजी शासन के दौरान, जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, जिन इलाकों में कॉटन प्लांट्स ग्रो किया जाता था भारत में, जिन क्षेत्रों में कपास की खेती होती थी, उस की वजह से जो अंग्रेज़ थे वो बहुत भारत के प्रति आकर्षित हुए और रॉ कॉटन, यानी जो रुई होती है, वो एक्सपोर्ट की जाती थी ब्रिटेन, है ना. ब्रिटेन भेजी जाती थी भारत से कच्चे माल के तौर पर. उस कॉटन का उपयोग वहाँ की, यानी ब्रिटेन की जो फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें कि धागा और कपड़ा बनता था, उनमें इस भारतीय कपास, भारतीय रुई का उपयोग कच्चे माल के तौर पे होता था. Cotton textile industry in Manchester and Liverpool flourished due to the availability of good quality cotton from India. और इंग्लैंड में दो शहर, खास तौर से मैनचेस्टर और लिवरपूल, यहाँ पर भारत से अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन मंगवाया जाता था और यहाँ की इंडस्ट्रीज़ में
उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता था। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। तुम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लास 8th में, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि बिहार में 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन ब्रिटेन। ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण इलाके के किसानों ने किया था। तो वो क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी भारतीय किसानों पर, यानी वहाँ के चंपारण के किसानों पर दबाव डाल रहे थे कि वो नील की खेती करें, इंडिगो की खेती करें। क्यों करें? क्योंकि ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी सूती वस्त्र उद्योग जो है, वहाँ पर नील जो है, इंडिगो, वो कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को इंडिगो की ज़रूरत थी, तो इसलिए वो चंपारण के किसानों पर दबाव डाल रहे थे कि वो नील की खेती करें, और फार्मर्स ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। अगर किसान नील की खेती करने लगते तो वो अपने परिवार की जो अनाज की, भोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरी नहीं कर पाते, है ना। अंडर ग्लोबलाइजेशन, पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भारत में जो ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा असर देखने को मिला 1990 के बाद, जब भारतीय सरकार ने अपनी इकॉनमी को ओपन किया, अपने जो अर्थतंत्र है उसको खोला, दूसरे देशों के लिए ओपन किया अपने मार्केट को। द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंज। बताया मैंने, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो भारत के जो किसान हैं वो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर हुए। Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agriculture products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries। बताया मैंने तुमको, पिछले वीडियो में बताया था कि हम भले ही, देखो यहाँ लिखा हुआ है, डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, भले ही हम चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसाले, है ना, इनके एक बहुत बड़े उत्पादक देश हैं, पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारा इन सब चीज़ों के उत्पादन में, खेती में। उसके बाद भी हम विकसित देशों के किसानों से प्रतियोगिता नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो देश हैं वो अपने यहाँ कृषि क्षेत्र में अपने यहाँ किसानों को बहुत सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी यानी सरकार उनको बहुत सुविधा देती है, कम दाम पर हर चीज़ उपलब्ध कराती है। किसानों की ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती हैं खेती के लिए, उसको वो सब्सिडाइज रेट यानी कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। ठीक है। इसकी वजह से जो खेती की लागत आती है, जो कॉस्ट आती है, वो बहुत कम आती है। तो इसलिए जो फसल है वो कम कीमत की होती है, इसलिए उनकी कम कीमत की फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा बिकती है। ठीक है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। दो राह, क्रॉस रोड, दो राह, किस तरफ जाएं? क्या? टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। बहुत अच्छी बात कही इसने।
अगर भारत में कृषि को सफल बनाना है, खेती को सफल बनाना है, लाभदायक बनाना है, प्रॉफिटेबल, फ़ायदा कमाने वाला बनाना है, तो भारत में जो छोटे किसान हैं, छोटे किसानों की स्थिति को सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये छोटे किसान ज़्यादा संख्या में हैं और ये पूरी तरह से खेती पे निर्भर हैं। ठीक है, बड़े जो ज़मींदार हैं, बड़े बड़े जो लैंड होल्डर्स हैं, बड़े पैसे वाले किसान हैं, वो तो सक्षम हैं ही, ठीक है, पर ज़रूरत है छोटे किसानों को उनकी कंडीशन को सुधारना। द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। इस हरित क्रांति ने हमें बहुत कुछ दिया, बट टुडे इट्स अंडर controversies. It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers, and vanishing biodiversity. लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, मैंने बताया था, हरित क्रांति खास तौर से वीट और राइस के प्रोडक्शन को लेकर 1960s 70s में, ठीक है, तो उसमें खूब जमकर केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ किया गया, ठीक है। लेकिन अब ये आरोप भी लग रहे हैं कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, जो पर्यावरण से संबंधित जो लोग हैं, कि बहुत ज़्यादा यानी एक्सेसिव यूज़ अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र का करते हैं, केमिकल जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इसका यूज़ करते हैं, तो वो सॉइल को डिग्रेड कर देता है, सॉइल को इनफर्टाइल कर देता है, ठीक है। और जो बायोडाइवर्सिटी है वो वैनिश यानी बर्बाद हो रही है, समाप्त हो रही है। मिट्टी के अंदर, मिट्टी में जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी में जो यूज़फुल इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, वो मर जाते हैं। वो मिट्टी की नेचुरल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने वाले होते हैं और वो मर जाते हैं इन केमिकल्स की वजह से। बच्चों, वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, ठीक है, जो कीट पतंगों को मारने के लिए, तो डेफिनेटली वो जहर है, पॉइज़न है। पॉइज़न आप मिट्टी में देंगे तो कहीं ना कहीं वो फसल में भी वो पॉइज़न आएगा और आप उसको खाएंगे, उस अनाज को खाएंगे, तो आपके शरीर में समझ लीजिए क्या जा रहा है, ठीक है। द की वर्ड टुडे इज़ जीन रिवॉल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और आज के समय जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है। किस तरह से, मतलब इसको हल्का सा मैं बता देता हूँ, ये बायोलॉजी का विषय है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जीन रिवॉल्यूशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। क्या होता है बच्चों, तुम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हर जीव में जो है वो डीएनए होता है, आरएनए होता है, जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसी भी जीव में, जीव जंतु में उसके जो फीचर्स होते हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि वो कैसा होगा, उसका चेहरा कैसा होगा, रंग कैसा होगा, ठीक है, उसको कौन सी बीमारी होगी, वो स्वस्थ रहेगा कि क्या होगा, वो सब जीन्स और क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। तो अब वैज्ञानिक जो हैं वो इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे सपोज़ गेहूं का पौधा है, वीट का एक प्लांट है, गेहूं का पौधा है, उस गेहूं के वैज्ञानिकों ने स्टडी किया कि गेहूं के पौधे में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है, अक्सर उसमें कौन कौन सी बीमारी होती है गेहूं के पौधे में, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि वो मेरा एग्जांपल गलत हो, है ना, लेकिन मैं एग्जांपल से सिर्फ तुम लोगों को ये जेनेटिक टेक्नोलॉजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये मैं बायो का टीचर नहीं हूँ बच्चों, बस मैं तुमको मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जेनेटिक टेक्नोलॉजी होती क्या है, मैं उसको समझा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब मान लो वो गेहूं का पौधा, वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि अक्सर जब हम गेहूं के पौधे को बोते हैं
गेहूं के बीज को पौधा होता है, तो उसमें अक्सर करके इस तरह की 2-3 बीमारियां होती हैं, ठीक है, बहुत खतरा रहता है। तो अब क्या करेंगे वैज्ञानिक, क्या करेंगे, वो किसी ऐसे पौधे, कोई दूसरा पौधा जो कि गेहूं का पौधा नहीं होगा, मान लो कि वो नीम का पौधा है या किसी और चीज़ का पौधा है, ठीक है, उसको टेस्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या उस पर वो बीमारियां आ रही हैं जो गेहूं के पौधे में होती हैं। जब वो ये देखेंगे कि नहीं, ये पौधा तो इन बीमारियों के प्रति जो है उसके अंदर इम्यूनल पावर है, मतलब वो बीमारियां नहीं हो सकती उसको, तो फिर क्या करेंगे, वो उसके जीन्स, उस दूसरे पौधे के जीन्स जो हैं वो इसके साथ मिला देंगे, गेहूं के पौधे के साथ मिला देंगे, ठीक है, ताकि गेहूं के पौधे में भी जो एक इम्यूनल पावर है उन बीमारियों के प्रति, जो रेजिस्टेंस पावर है, वो आ जाए। अब जो उस जीन्स, उस बीज से जो गेहूं का पौधा होगा, वो उन 2-3 बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें होगी। तो क्या होगा, अब आप कहेंगे कि तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जब किसान क्या करता था कि गेहूं के पौधों को बीमारी से बचाने के लिए वो केमिकल्स स्प्रे करता था, ठीक है, दवाइयाँ छिड़कता था जो कि टॉक्सिक, जहरीली होती हैं और बीमारी से तो ज़रूर बचाती हैं लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, मिट्टी में जाके वो जहर मिलता है, ठीक है, तो नुकसान होता है। तो अब हमने जेनेटिकली ही उसको इम्प्रूव कर दिया उस बीज को, तो अब क्या है, हमको दवाई अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। इसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, स्वाद, फ्लेवर बढ़ाने के लिए, है ना, किसी भी फसल, किसी भी का, है ना, तो उसमें दूसरे पौधों के जीन्स को मिलाना, है ना, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है ये सब। तो इस तरह के प्रयोग अब हो रहे हैं, है ना, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। मैं बच्चों थोड़ा बहुत जो जानता था वो मैंने बता दिया, बाकी आप अपने बायो के टीचर से इसके बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे एक लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स, है ना, नए जो हाइब्रिड वैरायटी होती है बीजों की, अच्छी वैरायटी जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे, है ना, तो वो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही ये काम होता है। In fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides। आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जोर है, बोलबाला है, लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि इस तरह से खेती की जाए कि मिट्टी में किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना किया जाए, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ ना किया जाए, ठीक है, उसमें मैन्योर का यूज़ किया जाए, ठीक है, कंपोस्ट वगैरह जो होता है, कंपोस्ट होता है, गोबर की सड़ी हुई खाद, है ना, इस तरह इन चीज़ों का प्रयोग किया जाए, ठीक है, जो कि सॉइल के ह्यूमस कंटेंट को बढ़ाएं और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएं, है ना, जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं वो यूज़ ना किया जाए। इस तरह की खेती को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। हैंस इट डज नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर। इससे क्या होता है कि पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, कि और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन नहीं होती, डिग्रेड नहीं होती, बल्कि इम्प्रूव होती है, ठीक। अब आते हैं आगे बेटा। A few economists think that Indian farmers have bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises। बच्चों कुछ जो
अर्थशास्त्री हैं उनका ये सोचना है या मानना है कि जो भारतीय किसानों का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो सकता है यदि उन्होंने अपनी जो पुरानी प्रैक्टिस है कि अपने ज़मीन पर सिर्फ वो फूड ग्रेन्स यानी जो खाद्यान्न होते हैं, अनाज, गेहूं, चावल वगैरह ही अगर उन्होंने बोना जारी रखा। क्यों? क्योंकि जो लैंड होल्डिंग्स हैं, जो ज़मीन है वो लगातार छोटी होती जा रही है। मतलब ज़मीन छोटी होने का मतलब जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बड़ी ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 मिलियन। 2011 की जो सेंसस है उसके अनुसार 833 मिलियन है। ठीक है, विच डिपेंड अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी इतनी मिलियन जनसंख्या है जो कि लगभग 250 मिलियन हेक्टेयर का जो कृषि भूमि है उस पर निर्भर है। एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ हेक्टेयर पर पर्सन, यानी एक आदमी के लिए आधे हेक्टेयर से भी कम जमीन। ठीक है, इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। कहने का मतलब ये जो वैज्ञानिकों ने जो अर्थशास्त्रियों ने कहा ना कि अगर भारत के किसान खाली गेहूं, चावल, दाल ही बोते रहे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय कृषि का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है, धूमिल है, अंधकारमय है। तो फिर क्या करना चाहिए? भारतीय किसानों को जो वो फसल बोते हैं उसमें विभिन्नता होनी चाहिए, डाइवर्सिफाई होनी चाहिए उनके क्रॉपिंग पैटर्न, है ना। उनको कुछ हाई वैल्यू क्रॉप्स, ऐसी फसलें बोनी चाहिए जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छा मूल्य मिले, डिमांड हो, है ना। दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। इससे क्या होगा? एक साथ दो काम होगा। एक तो किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी और दूसरा जो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है ना, वो भी कम होगा, रिड्यूस होगा। बच्चों इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बच्चों तुम लोग अक्सर न्यूज़ में देखते होगे, टीवी वगैरह में देखते होगे, इंटरनेट वगैरह पे देखते होगे। भारत में ऐसे बहुत सारे किसान हैं, अब वो अलग अलग तरह की विदेशी फूलों, विदेशी सब्जियों की खेती कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। जिसने भी कुछ दिमाग लगाया और लीक से हटकर, है ना, ट्रेडिशनल जो तौर तरीके हैं उससे हटकर उसने कुछ और दूसरे तरह की फसल लगाई, उसको बहुत फ़ायदा हुआ और उसने बहुत फ़ायदा कमाया। ठीक है, तो आज उसी की, इंडियन एग्रीकल्चर को उसी की ज़रूरत है। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जट्रोफा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरिगेशन देन राइस और शुगर केन। चाहे वो फल हों, चाहे वो औषधीय पौधे हों, दवाई, ऐसे पौधे जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, फूल हों, सब्जियाँ हों, बायोडीज़ल बनाने वाली कुछ फसलें हों जैसे जट्रोफा और जजोबा, इनको चावल और गन्ने से कम पानी की ज़रूरत होती है। यानी कम पानी में भी, कम सिंचाई में भी इनको आप आराम से पैदा कर सकते हो और खूब फ़ायदा कमा सकते हो। India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops। और जो भारत की जो विविधता भरी जो जलवायु है, विविधता भरी यानी एक जैसी जलवायु पूरे भारत में नहीं है, एक जैसा मौसम नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कैन बी हार्नेस्ड, है ना, उसका पूरी तरह से दोहन करना चाहिए। हाई वैल्यू क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो ज़्यादा से ज़्यादा दाम दें, है ना, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड हो। अच्छा खासा फ़ायदा भारत की इस जलवायु से किसान ले सकते हैं। बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ
और मैं इसके नोट्स जो हैं वो वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। बच्चों एक बार हमारा हाफ ईयरली तक का यानी मिड टर्म का सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद मैं चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सबके एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। मल्टीपल चॉइस जब तुम लोगों को तो अब पता चल ही गया होगा कि अब सिलेबस पैटर्न क्या है। सिलेबस पैटर्न चेंज हो चुका है, सीबीएसई ने चेंज कर दिया है बच्चों। सीबीएसई जो है अब 2 भागों, साल में 2 बार एग्ज़ाम लेगी। आपको नवंबर दिसंबर में एक पेपर देना पड़ेगा बच्चों, जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आएंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको बोलते हैं एमसीक्यू, उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सिर्फ एमसीक्यूज़ ही होगा उसमें, ठीक है। नवंबर दिसंबर में बोर्ड एग्ज़ाम की तरह होगा, बाकायदा आपको जो है रोल नंबर अलॉट होगा, क्वेश्चन पेपर भी बोर्ड ही भेजेगा, ओएमआर शीट पे आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपके सेंटर डिसाइड होंगे, मे बी आपको होम सेंटर मिले, लेकिन पूरा सीबीएसई उसको अपने तरीके से एग्ज़ाम करवाएगा। इसके बाद बच्चों मार्च अप्रैल में आपका एक और एग्ज़ाम होगा, है ना, टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा। उसमें आपको जो है थोड़े सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 बार आपको, मतलब पहले क्या था एक बार एक ही बोर्ड एग्ज़ाम होता था मार्च में सॉरी, लेकिन अब आपको 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों मैं आप लोगों को जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करवा करके और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फेडरलिज्म। पॉलिटिकल साइंस में फेडरलिज्म एक चैप्टर है जो कि आपका हाफ ईयरली वाले सिलेबस में है, तो इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और आप कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। और आप इस वीडियो को शेयर करिए, जितने बच्चे देखेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।